हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आज का इंडियन एक्सप्रेस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेक्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे प्रीलिम्स एंड मेंस के, मैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप सब देख सकते हैं वहाँ से। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। रोवर एक्सप्लोर्स लूनार सरफेस। अब नेक्स्ट मिशन जो इसरो का है वो क्या है? आदित्य L1 भेजना। आज आदित्य L1 आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो स्पेस सेक्शन है जीएस पेपर 3 में, उससे बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं यहाँ पे, आदित्य L1 इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर इट्स 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे, यानी कि अर्थ से ही 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर भेजा जाएगा। ये सिर्फ 1% है डिस्टेंस का, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है अर्थ एंड सन के बीच में, ये उसका 1.5 मिलियन सिर्फ 1% डिस्टेंस है। लैग्रेंज पॉइंट में भेजा जाएगा। वो लैग्रेंज पॉइंट ना, वहाँ पे फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा। वहाँ पे जो अपने स्पेस क्राफ्ट होता है वो स्टेबल रहता है। वहाँ से ये सोलार जो वो जितना मतलब सन की जितनी भी एनर्जी है, सोलार फ्लेयर्स हैं या मतलब सोलार विंड्स हैं, कोरोनल जो इजेक्शंस होते हैं, उस पर ये ध्यान देगा, उस पर ये वो मतलब अपनी कड़ी नज़र रखेगा। आदित्य स्पेसक्राफ्ट विल बी प्लेस्ड इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। जैसे कि जो चंद्रयान गया था ना, ऐसे ही मतलब राउंड्स लगाते हुए चांद पे, वैसे ही पहले ये अर्थ के अराउंड वो जो ऑर्बिट्स हैं उस पर चांद मतलब राउंड लगाएगा और अचानक से इसे लैग्रेंज पॉइंट में भेज दिया जाएगा। एज वेल एज द वेलोसिटी ऑफ द स्पेसक्राफ्ट, जो वेलोसिटी ऑफ द स्पेसक्राफ्ट चेंज होती है उस टाइम पे जब मैनूवर्स होते हैं। द डिस्टेंस टू द L1 पॉइंट विल बी कवर्ड बाय द स्पेसक्राफ्ट इन 4 मंथ। ठीक है, 4 महीनों में ये कवर होगा। मतलब L1 तक जाएगा। इट विल देन बी प्लेस्ड इन अ हैलो ऑर्बिट। हैलो ऑर्बिट में रखा जाएगा जो अराउंड है L1 पॉइंट, ताकि पेलोड्स वहाँ से ऑब्जर्वेशंस कर सके। 7 पेलोड्स लगाई जाएंगे, 7 साइंटिफिक पेलोड्स लगाए जाएंगे। ठीक है, जो अपर लेयर ऑफ जो सन है, जो अपर लेयर ऑफ सोलार एटमॉस्फेयर है, उसे क्या बोलते हैं? क्रोमोस्फेयर। उसकी स्टडी करने के लिए कोरोना, पार्टिकल्स, प्लाज्मा, जो सन से ये सारी चीज़ें जो सन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसकी स्टडी की जाएगी। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सन, ड्राइवर्स ऑफ द स्पेस वेदर, इन सब की स्टडी वहाँ पे जो 7 साइंटिफिक पेलोड्स हैं वो करेंगे। दिस रेडिएशन, हीट, फ्लो ऑफ पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंस द अर्थ। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वहाँ की जो हीट है एंड जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को भी वहाँ पे बहुत फ़र्क पड़ता है जब सोलार विंड्स होती है, सोलार फ्लेयर्स होते हैं। ठीक है, उन सब की स्टडी करने का भी बहुत फ़ायदा होगा। Another important science objective of the mission is to find clues to the mystery of coronal heating. जो कोरोनल हीटिंग है ना, वो इतना हीट क्यों करता है? मिलियंस ऑफ डिग्रीज हॉट रहता है वो, और जबकि उसका सरफेस सिर्फ 5500 डिग्री सेल्सियस हॉट रहता है। इससे क्या होगा? हम अपने यूनिवर्स को, हम सन को, जो हमारा बिल्कुल क्लोजेस्ट स्टार है, उसको हम अच्छे से जान पाएंगे। इसी का एक एक्सटेंशन देखते हैं। जीएस पेपर 3 एंड प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फीट ऑन द मून, आइज ऑन द सन। आदित्य L1 श्रीहरिकोटा से 2 सितंबर को लॉन्च होगा। PSLV पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू इसे भेजा जाएगा। 1475 kg स्पेसक्राफ्ट होगा, इतना भारी होगा वो, राइट। उसे ऑर्बिट में भेजा जाएगा अर्थ के। लैग्रेंज पॉइंट्स 1 वो मतलब क्या होते हैं ये पॉइंट्स? देयर आर 5 लैग्रेंज पॉइंट्स L1 to L5 बिटवीन एनी 2 सेलेस्टियल बॉडीज़। 2 सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच में ऐसे 5 पॉइंट्स रहते हैं। ये पार्किंग स्पॉट्स की तरह काम करते हैं स्पेस में, जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल ना, जो दो सेलेस्टियल बॉडीज़ का ग्रेविटेशनल पुल ना इक्वल हो जाता है वहाँ पे। Objects equal the centripetal force required to keep a satellite in orbit. ऑर्बिट में सैटेलाइट रखने के लिए वहाँ पे फ्यूल की ज़रूरत नहीं मतलब नहीं पड़ती उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे
मतलब ऐसा नहीं है कि उसे मूव कराने के लिए ज़रूरत पड़ रही है, वो स्टेबल वहाँ पे वो जा सकता है बिना किसी पुश के. दिस मीन्स सैटेलाइट्स प्लेस्ड एट Lagrange points do not need to expand a lot of fuel to remain in position. ठीक है, पोजीशन में रहने के लिए ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत नहीं लगती वहाँ पे, क्योंकि ग्रेविटी क्या हो रही है, इक्वल हो रही है. दो सेलेस्टियल बॉडीज़ की ग्रेविटी वहाँ पे इक्वल हो जाती है. सेकेंड, द मिशन विथ कवरिंग ओनली 1% ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ. पेलोड्स क्या डायरेक्टली देखेंगे सन को. लैग्रेंज पॉइंट में जाके ना, लैग्रेंज पॉइंट 1% है, सिर्फ 1% ऑफ द डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है ना जो सन एंड अर्थ का, उसका 1% है ओनली. थर्ड क्या है, लैग्रेंज पॉइंट मेक्स द मिशन फ्यूल एफिशिएंट. यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले अर्थ है, अर्थ से घूम घूम के जैसे चंद्रयान 3 पे मिशन गया था, वैसे ही ये मैनूवर करके घूम घूम के क्या होगा, ये यहाँ पे क्रूज फेज होगा और 1.5 मिलियन ये वाला ऑर्बिट है यहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा. जो L1 पॉइंट है यहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा. आदित्य L1 इन हैलो ऑर्बिट अराउंड द L1 पॉइंट यहाँ पे प्लेस किया जाएगा, राइट. लैग्रेंज पॉइंट वन ऑफ द 5 पोजीशंस वेयर ऑब्जेक्ट वंस सेंट टेंड टू स्टे पुट. एक बार भेज दिए तो वो वहाँ पे आराम से रहते हैं. एट लैग्रेंज पॉइंट gravitational pull of two large masses precisely equals the centripetal force required to small object to move with them. इक्वल हो जाता है वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स. L1 पॉइंट अफोर्ड्स अनइंटरप्टेड व्यू ऑफ द सन. वहाँ पे वो लोग आराम से देख सकते हैं, सन को स्टडी कर सकते हैं जो मशीन्स लगी होंगी, राइट. तो ये ऐसे जैसे चंद्रयान भेजा गया था ना फ्यूल एफिशिएंट, वैसा ही वो भी भेजा जाएगा, कम बजट में ज़्यादा काम. Spacecraft, the spacecraft which will be launched on the PSLV-XL rocket will carry 7 payloads. फोटोस्फेयर को स्टडी करने के लिए क्रोमोस्फेयर, आउटर लेयर ऑफ द सन, कोरोना, यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड पार्टिकल्स, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्टर्स, इन सबको, वो डिटेक्टर्स, इन सबको यूज़ करते हुए हम वहाँ पे सन की स्टडी करने जाएंगे, मतलब आदित्य 1 को भेजा जाएगा. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टार क्लोजेस्ट टू अस. सबसे क्लोज स्टार कौन सा हमारा, सन है. बाकी जो भी स्टार दिखते हैं आसमान में वो सब हमसे दूर हैं, वो सन से भी दूर हैं. हाउ इट इज़, इट्स रेडिएशन, हीट, फ्लो ऑफ पार्टिकल, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो हमें कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती है. हम मतलब उसकी स्टडी अगर हम कर लेंगे तो पहले से पता लगाया जा सकेगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया जा सकेगा, जो वहाँ पे जो सैटेलाइट्स हैं उन्हें नुकसान ना हो जियो फ्लेयर से, राइट. विल स्टडी द अपर एटमॉस्फेरिक लेयर ऑफ द सन, जिसे कहा जाता है क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना. दे विल स्टडी द एक्सपल्जन ऑफ प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड कोरोनल मास एजेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड्स निकलती है वहाँ से, प्लाज्मा का बिल्कुल ब्लास्ट होता है, ये चीज़ वो स्टडी करेगा. द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कोरोना एंड द ड्राइवर्स ऑफ द स्पेस वेदर विल ऑल्सो बी स्टडीड. ठीक है. इम्पॉर्टेंटली इट माइट प्रोवाइड द क्लोज टू द साइंटिस्ट हाउ लॉन्ग स्टैंडिंग मिस्ट्री वाई नॉट सो ब्राइट कोरोना ऑफ द अर्थ इज मिलियन डिग्री सेल्सियस हॉट. जो कोरोना है सन का वो उतना ब्राइट नहीं रहता, फिर भी मिलियन डिग्री सेल्सियस हॉट रहता है. और जबकि सन का सरफेस है वो 5500 डिग्री सेल्सियस ही हॉट रहता है. इट विल ऑल्सो हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड द रीजन्स बिहाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन द सन. जो सोलार विंड्स होती हैं, जो सोलार फ्लेयर्स होते हैं, वो कौन सा ऐसा रीज़न है जिस वजह से पार्टिकल्स ऐसे बिल्कुल बह जाते हैं वहाँ पे, या बिल्कुल ऐसे फूट जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं. ठीक है. कुछ मशीन्स लगाई गई हैं जैसे कि लाइन कोरोनाग्राफ विच विल हेल्प स्टडी द सोलार कोरोना फ्रॉम द लोअर मोस्ट पार्ट अपवर्ड. VELC है, कैन इमेज द सोलार कोरोना डाउन 1.5 टाइम्स ऑफ द सोलार रेडियस.
यानी कि आपको ये मोटा मोटा याद रखना है कि हाँ ये चीज़ ये स्टडी करेगी, ये चीज़ ये स्टडी करेगी, आपको ज़्यादा डीप नॉलेज इसके बारे में नहीं ज़रूरत है। सोलार अल्ट्रावॉयलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, ये क्या, जितने भी अल्ट्रावॉयलेट रेज होती हैं, जितनी भी एनर्जी लाइट जो इमिट करी जाती है सन के द्वारा, वो स्टडी करेंगे। फोटोस्फेयर एंड क्रोमोस्फेयर। एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है अलग अलग, जो वहाँ पे एक्सरे फ्लेयर्स को स्टडी करेंगे। आदित्य सोलार एंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एंड प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज है आदित्य के लिए, जिसे पापा कहा गया है, आर डिज़ाइन टू स्टडी द सोलार विंड एंड एनर्जेटिक आयंस। मतलब ओवरऑल सन की ओवरऑल स्टडी करने के लिए इसरो भेजेंगे 2 सितंबर को आदित्य L1। वाई स्टडी द सन फ्रॉम द स्पेस, अर्थ से सन को जो स्टडी करना एक इनकम्प्लीट एक रिजल्ट देता है। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू अस एंड देयरफॉर कैन बी स्टडीड इन मच ग्रेटर डिटेल दैन अदर्स। जो अदर स्टार होते हैं उससे ज़्यादा हम करीब से देख सकते हैं सन को, राइट? ज़्यादा डिटेल में हम उसे स्टडी कर सकते हैं। इसकी स्टडी बताएगी कि अदर स्टार्स कैसे हैं, अदर स्टार्स कैसे बने होंगे, या फिर क्या उनका चल रहा होगा, क्या उनमें वो जो मटेरियल्स होंगे। वाइल द सन सपोर्ट्स ऑल द लाइफ ऑन अर्थ, मतलब सूर्य है तो जीवन है धरती पे, राइट? अब वो हमारी सैटेलाइट्स को भी, जो उसकी सोलार फ्लेयर्स होती है, वो कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड सैटेलाइट्स को भी नुकसान पहुंचाता है। अगर उसके बारे में हमें अर्ली वार्निंग मिल जाए उसकी स्टडी के थ्रू, हम ये कोई एक ऐसा मैकेनिज्म या ऐसी कोई मशीन डेवलप करें जो हमें अर्ली वार्न कर दे, पहले ही वार्न कर दे कि सोलार फ्लेयर आने वाले 1-2 दिन में, हम अपने कुछ एक्शंस ले पाएंगे ताकि कम्युनिकेशन सिस्टम वहाँ पे डैमेज ना हो। इसीलिए ये आदित्य L1 भेजा जा रहा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी द सन फ्रॉम द स्पेस बिकॉज अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्ट एज प्रोटेक्टिव शील्ड दैट ब्लॉक आउट हार्मफुल रेडिएशन। अर्थ का एटमॉस्फेयर वो जैसे कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन हो गई, और जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये प्रोटेक्ट करते हैं अर्थ को हार्मफुल रेडिएशन से, जैसे कि अल्ट्रावोलेट रेज होती हैं जो, तो मतलब ब्लॉक कर रहा है, मतलब शील्ड कर रही है कोई चीज़, तो हम सन को अच्छे से नहीं पढ़ सकते, नहीं स्टडी कर सकते। हमें स्पेस पे जाके ही सन के बारे में अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। आदित्य L1 इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट, ये GS पेपर 3 इन्फ्लेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। साइटिंग इन्फ्लेशन एंड WTO सब्सिडी लिमिट, नीति आयोग या जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो क्या कह रही है कि MSP जो आप ये बढ़ाई जा रहे हैं ना, ये इन्फ्लेशन के लिए खतरनाक है। फ्रॉम कंसर्न्स ऑन इन्फ्लेशन टू एडवाइस ऑन मीटिंग WTO ऑब्लिगेशंस, यानी कि WTO ने भी, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी एग्रीकल्चर में कुछ सब्सिडी की लिमिट रखी है। एंड सजेशंस address labor shortage and rising wages. Key central government ministries and department had conveyed apprehensions to the Union Ministry of Agriculture and on its proposal hike, वो यानी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए हाइक कर रहे हैं खरीफ क्रॉप्स के लिए, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हाइक किया जा रहा है, उस पर एक रेड फ्लैग दिखाया है कि हार्मफुल हो सकता है, मतलब ये इतना काफ़ी नहीं है इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए। रिकमेंडेशंस ऑफ द CACP जो MSP के लिए रिकमेंड कौन करता है? CACP, द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड नीति आयोग। इंक्रीज, यानी कि PM मोदी ने क्या बोला था कि हम अपने बजट 2018-19 के हिसाब से हम 1.5 जो मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन MSP होनी चाहिए, 1.5 टाइम्स होनी चाहिए, ठीक है। वो उन्होंने बोला है कि ये बिल्कुल फेयर रिम्यूनरेशन देंगे मतलब फार्मर्स को। इंक्रीज द MSP वेरीज फ्रॉम 5 to 3% इन द केस ऑफ उड़द, to more than 10% in crops like cotton, long staple, sesame and
मूंग, इफ दिस मच इंक्रीज गिवन टू एमएसपी इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कीप फूड इन्फ्लेशन इन द स्टिपुलेटेड रेंज। फूड इन्फ्लेशन, अगर आप इतने एमएसपी को हाइक करते जाएंगे ना तो फूड इन्फ्लेशन हो जाएगा और वो रोकना मुश्किल हो जाएगा फूड इन्फ्लेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यानी कि 4 to 6 के अगर हमने रेंज में नहीं रखी तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंच सकता है। अकॉर्डिंग टू द CACP, लेबर शॉर्टेज एंड राइजिंग वेजेस आर द की कंसर्न इन एग्रीकल्चर। CACP क्या बोल रहा है कि लेबर शॉर्टेज है, वेजेस बढ़ रही हैं, ठीक है, वेजेस वो लोग ज़्यादा मांगते हैं, तो ये की मतलब कंसर्न्स है एग्रीकल्चर में, इंडियन एग्रीकल्चर में। फार्म मैकेनाइजेशन एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। जो लेबर शॉर्टेज है ना उसकी जगह हम मशीनरीज को डिप्लॉय करें। The Commission recommends that collective group ownership of machinery through self-help group cooperative societies। ये लाइंस आपके जो कीवर्ड्स हैं ये आपके GS पेपर 3 एग्रीकल्चर टॉपिक से कुछ आता है, MSP से रिलेटेड कुछ आता है या इंडियन एग्रीकल्चर के कंसर्न से रिलेटेड आता है। आप ये पॉइंट वहाँ पे लिखेंगे, ये इसीलिए मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। मशीनरी का एक कलेक्टिव ओनरशिप होगी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू। Custom hiring centers should be encouraged to make high-cost farm machinery and implements affordable to all classes of the farmers at the doorstep। ठीक है, यानी कि जो हाई क्लास मशीनरी होती है जो काफ़ी कॉस्टली होती हैं, अगर हम उसकी ग्रुप ओनरशिप देना तो सब अपने अपने पैसे पूल करेंगे, ये सबके लिए अफोर्डेबल हो जाएगा, वो मशीनरी सबके लिए काम करेगी। सप्लाई साइड वो बॉटलनेक्स है, जैसे कि हो गया शॉर्टेज, वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन नीड टू बी एड्रेस्ड इन अ मिशन मोड। ये वाले कंसर्न्स आप लिखेंगे कि वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, उतना एडुकेट नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बावजूद कहीं कहीं पे क्या है वो रूरल रोड्स नहीं है, वहाँ पे अच्छे से पक्की सड़क नहीं है। इन सब को आप दिखाएंगे एक मतलब जब आप चैलेंजेस एंड कंसर्न्स को हाईलाइट करेंगे। एज पर WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या है, इट नीड्स टू बी एंश्योर्ड दैट प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट वो डीमिनिमाइज लिमिट दैट इज 10% ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव क्रॉप। जो प्रोडक्शन हुआ है ना उसकी जो वैल्यू है उसका 10% आप सब्सिडी देंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो नीति आयोग ने इन सबको पॉइंट आउट किया है कि देखो इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, अगर आप MSP हाइक करेंगे तो इन्फ्लेशन और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और WTO भी कहते हैं कि 10% रखो, हम उनके ट्रेड जो उनकी जो शर्तें हैं हम उनके हिसाब से भी नहीं चल रहे हैं अभी। वाइल रिकमेंडिंग MSP जो CACP कंसीडर करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ओवरऑल डिमांड सप्लाई सिचुएशंस ऑफ वेरियस क्रॉप्स इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट, दोनों को लेके चलता है वो CACP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ओवरऑल डिमांड सप्लाई सिचुएशन, भारत में भी और भारत के बाहर भी। बाकी इधर ये जो जितना भी डाटा दे रखा है वो सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ समझना क्या है कंसर्न्स है। नीति आयोग ने जो एक रेड फ्लैग दिखाया है MSP हाइक को, ये सारे कंसर्न्स आपको लिखने हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से MSP को हाइक नहीं किया जा सकता। द कॉम्पोजिट इनपुट प्राइस इंडेक्स जो प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, मैंने सिर्फ वही यहाँ पे हाईलाइट किया है। is based on the latest prices of major inputs। जो इनपुट प्राइस इंडेक्स होता है ना कि जो इनपुट लग रहे हैं एग्रीकल्चर में उसकी क्या मतलब दशा है आजकल, ह्यूमन लेबर क्या है, मतलब मशीनरीज की कॉस्ट कितनी है, लेबर हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, मैन्यूर्स हो गए, सीड्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन, ये सारे जो इनपुट्स हैं ना ये कहीं ना कहीं अगर इन पे इन्फ्लेशन आता है ना तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इन्फ्लेशन लेके आते हैं, ठीक है। तो आपको
वही न्यूज़ और वही आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको न्यूज़ को कवर करते जाना है कि वो आपके एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो रहा है। देखते हैं एमएसपी यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज़ द रेट एट विच गवर्नमेंट परचेजेस क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स। ठीक है, वो एक प्राइस है, एक सपोर्ट दिया जा रहा है, क्वेश्चन दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से फार्मर्स को कि हम तुम्हारी फसलें खरीदेंगे। ठीक है, मिनिमम प्राइस फॉर एनी क्रॉप दैट द गवर्नमेंट कंसिडर्स एज रिम्यूनरेटिव फॉर फार्मर्स। वो रिम्यूनरेटिव, वो रीजनेबल प्राइस होता है उनके लिए। ठीक है, कभी कभी फार्मर्स सुसाइड भी कर लेते हैं, उन सबको रोकने के लिए भी ये है, डिमांड सप्लाई को बैलेंस रखने के लिए भी एमएसपी किया जाता है, इन्फ्लेशन को बैलेंस रखने के लिए। बट अगर आप एमएसपी हाइक कर देंगे तो इन्फ्लेशन बैलेंस नहीं रह पाएगा, वो और बढ़ेगा। इसीलिए नीति आयोग ने अपने कंसर्न्स दिखाए हैं। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस CACP रिकमेंड करता है, ओनली रिकमेंड करता है 22 मैंडेटेड क्रॉप्स के लिए एंड फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस शुगर केन के लिए रिकमेंड करता है। CACP क्या है? एक अटैच्ड ऑफिस है टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। 3 काइंड्स ऑफ कॉस्ट को ये हर साल देखते हैं, स्टेट लेवल पे भी, ऑल इंडिया एवरेज लेवल पे भी। पहला है A2 covers paid out cost incurred by farmers in cash and kinds, सीड में, फर्टिलाइजर्स में, यानी कि इनपुट में जो कॉस्ट लग रही है, लेबर हो गया, लीज इन लैंड हो गया, इरिगेशन हो गया, इन सब में। A2 प्लस FL क्या हो गया? फैमिली लेबर। जो अनपेड फैमिली लेबर होते हैं ना, उनकी भी तो कॉस्ट है, वो भी तो हमारा ह्यूमन कैपिटल कहीं पे लग रहा है, उसको भी वो मतलब इंक्लूड किया जाता है CACP के द्वारा। इट इज़ अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट दैट फैक्टर्स इन रेंटल एंड इंटरेस्ट फॉरगॉन ऑन ओन लैंड एंड फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स। जो C2 क्या होता है? जो कॉस्ट हम उस एग्रीकल्चरल लैंड से ले सकते थे, उसे रेंट पे देके, उसे कहीं भाड़े पे देके, अदर जो मतलब पीपल है, लाइक कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, मैन्युफैक्चरर्स हो गए, उनको भाड़े पे देके हम किराया ले सकते थे उस एग्रीकल्चर लैंड से, बट हम उस पर क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं। वो वाली कॉस्ट भी इंक्लूड होती है जो कॉस्ट हम भूल गए, राइट? इंटरेस्ट फॉरगॉन ऑन ओन लैंड, यानी कि A2 क्या है? जितना भी इनपुट इनकर्ड किया जा रहा है मतलब फार्मर के द्वारा। FL क्या होता है? FL होता है फैमिली लेबर, अनपेड फैमिली लेबर, जो ह्यूमन कैपिटल लग रही है वहाँ पे। ठीक है, और तीसरा क्या है? कॉस्ट, वो वाली कॉस्ट जो हमें मिल सकती थी, वो वाला फ़ायदा जो हमें मिल सकता था, उस कॉस्ट को भी जो मतलब लग रहा है अपनी तरफ से, उसको भी इंक्लूड करी जाएगा। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स क्या ये फाइनल डिसीजन लेती है? जो रिकमेंड किया है ना CACP ने, उस पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स फाइनल डिसीजन लेती है। ये वाला आपके GS पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसर्न समझना ज़रूरी है। डाटा नहीं मांगते वो लोग ये मांगते हैं कि आप एनालिटिकल तरीके से आप कैसे कंसर्न्स को रख सकते हैं। ठीक है, आपको प्रीलिम्स के लिए आपको इम्पॉर्टेंट होते हैं फैक्ट, डाटा नहीं, बट बेसिकली व्हाट इज़ MSP, कौन क्या रिकमेंड करता है, कौन क्या फाइनल डिसीजन लेता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी मेंस कंसर्न एंड जो कंसर्न्स हैं, जो वे फॉरवर्ड है, वो आपके मेंस एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ऐसे पढ़ते हैं एक्चुअली न्यूज़पेपर। वन लाइनर के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, गीतिका श्रीवास्तव फर्स्ट वुमेन टू हेड इंडियन मिशन इन पाक। ये कुछ वन लाइनर एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। कोटा कोचिंग इंडस्ट्री फॉल शॉर्ट ऑन सेफ्टी नेट सुसाइड्स टच 8 ईयर हाई, यानी कि इस बार 23 सुसाइड हुए हैं कोटा में। स्प्रिंग्स ऑन सीलिंग फैंस पे स्प्रिंग लगाई जाएगी। एंटी सुसाइड नेट लगाए जाएंगे हॉस्टल्स में। एन ऑर्डर टेम्परेली, यानी कि अभी 2-3 महीने क्या होगा, टेस्ट नहीं लिया जाएगा। जो
टेम्परेरी जो टेस्ट होता है ना वो नहीं लिया जाएगा. डिस्पाइट अ string of measures, the administration and some of the biggest coaching institutes in Kota have failed to contain the spate of suicide by students. ठीक है, वहाँ पे टेस्ट लेने से मना कर दिया, आप टेस्ट मत लो, स्प्रिंग्स लगाई जाएंगी सीलिंग फैन में, फिर भी सुसाइड्स हो रहे हैं. यहाँ पे जानना क्या इम्पॉर्टेंट है, थोड़े बहुत रीजंस, वो भी आपके इंटरव्यू के लिए, क्योंकि ये सुसाइड इस बार मतलब काफ़ी है न्यूज़ में, तो पूछा जा सकता है कि वहाँ के सुसाइड्स के लिए क्या आपकी राय है, क्यों हो रहा है ऐसा, एंड मतलब क्या वे फॉरवर्ड आप दे सकते हैं उसमें. आप क्या बताएंगे, आप रीजंस बताएंगे. दोज इन द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहते हैं वो कोटा के लिए, कि यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज कैंपस से ज़्यादा प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं. बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस, प्रेशर ऑफ ग्रिवलिंग स्टडी आवर्स होते हैं ना वो 8-8 घंटे 12-12 घंटे. Police said the problems of students range from depression and lagging behind in studies to relationship problems and homesickness. बेचारे वो अपने होम से इतनी दूर रहते हैं, स्टडीज़ में उनके बिल्कुल एक कंपटीशन होता है वहाँ पे, कितने मार्क्स किसके, ये चीज़ें उन बच्चों को डिप्रेशन में वो डाल दे रही हैं. ये आपको रीजंस वहाँ पे साइट करने हैं. ठीक है, कि ये वाले रीजंस हैं जिस वजह से वहाँ पे सुसाइड्स कुछ दिनों में या कुछ सालों में ज़्यादा देखे जा रहे हैं. $51,000 अमृत रक्षक गेट जॉब लेटर एट रोजगार मेला. Distributing over 51,000 appointment letters via video conferencing to newly inducted recruits as the part of रोजगार मेला. ठीक है, 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू. न्यू रिक्रूट्स सिलेक्टेड फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री विल बी ज्वाइनिंग वेरियस पोस्ट, जैसे कि कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, नॉन जनरल ड्यूटी कैडर पोजीशंस, होम मिनिस्ट्री के अंदर होता है जो. पीएम मोदी ने बोला है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है ये, पीएम मोदी ने बोला है, सिर्फ ये समझना इम्पॉर्टेंट है. Amrit Rakshas as the new appointees will not only serve the country but will also protect the country and its people. लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे जो रक्षक हैं. He emphasized the responsibility that comes with the selection to the defense or security and police forces. ठीक है, डिफेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो सिक्योरिटी की जो बिल्कुल नीड ऑफ द आवर है कि हमें सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना है, वो चीज़ यहाँ पे एम्फसाइज की गई है. द कटिंग एज, ये वाला कल मैंने बताया था, एआई रेगुलेशन. हमें क्या करना है, एआई को ऐसे रेगुलेट करना है कि वो इथिकल रूप से काम करे, ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए काम करे. द कटिंग एज, द इम्पैक्ट ऑफ एआई विल नॉट बी ओनली इन द फील्ड ऑफ, ये वाला आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था तो मैंने हाईलाइट कर दिया. द इम्पैक्ट ऑफ एआई विल नॉट ओनली बी फेल्ट इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर बट पोटेंशियली अक्रॉस अ रेंज ऑफ एरियाज लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, फाइनेंस. वाइड रेंजिंग कंसर्न्स जैसे कि प्राइवेसी इश्यू है, बायस है, डिस्क्रिमिनेशन है, सिक्योरिटी रिस्क है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, इन सब से रिलेटेड जो इश्यूज़ है ना वो भी टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाइड रेंज एक सोसाइटी को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, वेरियस फील्ड को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, इकोनॉमी, सोसाइटी, जो पॉलिटी होती है स्टेट की वो भी. अब हमें क्या करना है, स्टेप्स लेने हैं उससे रिगार्डिंग. कंसिडरिंग द स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, द कंट्री इज़ वेल प्लेस्ड टू प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द ग्लोबल एआई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. इंडिया की अब वो पोजीशन हो गई है कि वो टेक्नोलॉजी में अपनी राय रखे, अपना मत प्रेजेंट करे, राइट. जो मत होता है, जो वो विचार होते हैं उनके जो, और एक लीडिंग क्रूशियल रोल वहाँ पे प्ले करे. However, while policymakers must clearly draw up the regulatory guardrails, they must be careful. They must seek to facilitate innovation.
ठीक है, आपको रेगुलेशन के साथ साथ आपको इनोवेशन पे भी ध्यान रखना है कि आप उसे इतना ना रेगुलेट कर दें कि इनोवेशन ही ख़त्म हो जाए, वहाँ पे रिजिडिटी क्रिएट हो जाए। नो, ठीक है, आपको एक फ्लेक्सिबल विद रिजिडिटी आपको अप्रोच लेनी पड़ेगी, ताकि वो जो एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो ह्यूमैनिटी को बेसिकली हेल्प करे। ब्रिक्स इन पर्सपेक्टिव, वो जो 15th ब्रिक्स समिट हुआ था जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका, कुछ कंट्रीज़ को ऐड करने का इरादा बताया गया है जनवरी 2024 से जनवरी 1, राइट। इंडक्शन ऑफ 4 कंट्रीज़ फ्रॉम गल्फ एंड वेस्ट एशिया, इजिप्ट, ईरान, साउथ अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूथोपिया, अर्जेंटीना, कहाँ से, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका से आ रहे हैं। यहाँ पे ऑथर ने पॉइंट आउट किया है सबके अपने अपने इंटरेस्ट, ठीक है। चाइना का डोमिनेशन, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बना या ब्रिक्स से रिलेटेड जितना भी वो होता है ना कि स्टेक होता है, उसमें चाइना की डोमिनेंस है अभी। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द मेंबर्स ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस न्यू कॉन्ट्रडिक्शंस, ये समझना ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम द प्रोफाउंड डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, वी नाउ हैव टेंशंस बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, which are deep rooted despite limited rapprochement, ठीक है। टेंशंस हैं इंडिया एंड चाइना के तो है ही, बायलेटरल जो टेंशंस हैं अभी डिस्प्यूट से रिलेटेड, बाउंड्री से रिलेटेड, सऊदी अरेबिया एंड ईरान के बीच में भी टेंशंस चल रहे हैं। फॉल्ट लाइंस हैं सऊदी अरेबिया एंड यूएई, यानी कि कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो कंट्रीज़ में, आप उन कंट्रीज़ को साथ में लेके आ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, किसी की ज़्यादा डोमिनेशन ना हो, सबका पार्टिसिपेशन रहे डिसीजन मेकिंग में। इंडियाज़ एजेंडा शुड बी एनकरेज द इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज़ ऑफ द ग्रुपिंग, यूज दिस टू आर्टिकुलेट द कंसर्न्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ ग्लोबल साउथ, ठीक है। ग्लोबल साउथ को आपको आपके मतलब एस्पिरेशंस को दिखाना है, इंडिया की ये ड्यूटी बनती है। वी मस्ट बी वैरी ऑफ प्रोजेक्ट लाइक द ब्रिक्स करेंसी, जो डी डॉलराइजेशन है, हमें इस पे थोड़ा अपनी नज़र डालनी होगी, इन सारे इश्यूज़ पे। इंडिया विल हैव टू डिवाइज अ केयरफुल स्ट्रैटेजी टू इंश्योर दैट ग्रुपिंग इज़ नॉट डोमिनेटेड बाय चाइना, ठीक है। ये नहीं कि चाइना अपने स्ट्रैटेजिकली अपने एजेंडा को फुलफ़िल करने के लिए डोमिनेशन कर रहा है, वो सारी कंट्रीज़ पे कहीं ना कहीं मतलब राज कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। This is feasible because all decisions are taken in the BRICS on the basis of consensus, and there is a lack of appetite among other members countries except Russia and Iran to take sides of Sino-US rivalry. इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे ब्रिक्स जो है ना, जो ब्रिक्स में आप काफ़ी सारी मेंबर्स कंट्रीज़ को आप लाना चाहते हैं, आपको ये देखना होगा कि सबकी कंसेंट के साथ कॉन्सेंसस बने एक किसी भी मुद्दे में, तब जाके डिसीजन मेकिंग हो, राइट। मतलब चाइना डोमिनेट ना करे या कोई और कंट्री ऐसी डोमिनेट ना करे कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ की आवाज़ ही नहीं खुल रही है वहाँ। India should continue to not let its bilateral differences with China come in the way of its engagement with platforms like BRICS and SCO, ठीक है। यानी कि जो हमारे बायलेटरल डिफरेंसेस हैं चाइना के साथ, हमें वो सारे ऐसे मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स में नहीं लाने चाहिए। थोड़ा बहुत इनफॉर्मल डिस्कशन हो जाए कोई बात नहीं, बट ये नहीं है कि आप उसकी कड़वाहट आप इन मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स में रख रहे हैं। ब्रिक्स हो गया, SCO हो गया, जहाँ पे चाइना एक बिल्कुल सेंट्रल लीडिंग रोल प्ले करता है। Indeed, there is a good case for stepped up involvement while recognizing the limitations of these groupings and need for countering Chinese dominance. ये एक अच्छा स्टेप लिया गया है कि आप और मतलब और भी कंट्रीज़ को इंक्लूड कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ को आगे बढ़ाने में आप एक रोल प्ले कर रहे हैं। पर आपको ये ध्यान देना होगा कि इन ग्रुपिंग्स की भी लिमिटेशंस हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, कॉन्फ्लिक्ट है कंट्रीज़ के बीच में, उन सबको एक मत में लेके आना दिक्कत हो सकती है। आपको काउंटर करना पड़ेगा चाइनीज़ की डोमिनेंस।
ये सारा इश्यू आपको समझने के लिए यहाँ पे ठीक है। और अगर कुछ ऐसा आएगा एग्ज़ाम में कि ब्रिक्स में मेंबर्स डाले जा रहे हैं और जो थोड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है उन सब के, चाइना के डोमिनेंस है, आप इन सब को आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या क्या चैलेंजेस हैं ब्रिक्स में जो और कंट्रीज़ आ रही हैं, जो एससीओ में चैलेंजेस हैं, ये सारे मल्टीलेटरल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर ये आ सकता है क्वेश्चन। ये वाला जो एडिटोरियल है ये एयरफोर्स मतलब डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 स्पेस डिफेंस वाला जो सेक्टर है ना, सेक्शन है वाला, वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। एयरफोर्स को रोल दिया गया है यहाँ पे कि आप द इंक्लूजन ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन द आर्मीज रेगुलर बॉर्डर टॉक्स, ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो कि इंडियन एयरफोर्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। जो बॉर्डर टॉक्स होती है ना रेगुलर जो रखी जाती हैं, उनमें इंडियन एयरफोर्स का रोल हम इग्नोर नहीं कर सकते। प्रेसिंग इट इनटू सर्विंग द इंडियन ओशन के लाइफलाइन है इंडिया के ट्रेड की, कॉमर्स की, सिक्योरिटी imperatives indispensable to the stability of the region. The all elements of the nation's military power must be included in India's security to construct, ये वाली जो लाइन है इम्पॉर्टेंट है आपके जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड जीएस पेपर 2 आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। आपको यूज़ करना आना चाहिए वो न्यूज़ का, ठीक है। आपको मौका ढूंढना आना चाहिए कि आपने वो जो एक न्यूज़ पढ़ी थी वो उसमें कुछ कीवर्ड्स से कुछ लाइंस थी, आप वो लाइंस आप यहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। तभी न्यूज़पेपर का एक फुल्ली यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ द नेशंस मिलिट्री पावर मस्ट बी इंक्लूडेड इन इंडिया सिक्योरिटी कॉन्स्ट्रक्ट टू एंश्योर अ वाइडर बास्केट ऑफ स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्सेज एंड ऑप्शंस। हमारे जितने भी मिलिट्री पावर है ना उन सबको इंक्लूड करके एक सिक्योरिटी प्लान बनाना पड़ेगा। न्यू दिल्ली सीम्स टू अप्रिशिएट द एयरफोर्स वाइटल रोल इन द जो इंडिया के नेशनल एंड रीजनल सिक्योरिटी है उसमें न्यू दिल्ली ऐसी दिख रही है कि वो इंडियन एयरफोर्स को अप्रिशिएट कर रही है। एक्सरसाइजेस भी वो कंडक्ट करवाई गई हैं यूएस के साथ, फ्रांस के साथ, जापान, यूके, ग्रीस, यूएई। हमें क्या देखना है कि चाइना की पोजीशन को काउंटर करने के लिए इंडियन ओशन हो गया या गल्फ स्ट्रेट हो गया, वहाँ सब क्या है, अपने एयरफोर्स को हमें स्ट्रेंथन करना होगा। This capability will significantly bolster India's national security and regional presence and geopolitical standing. Engaging training and exercise with the friendly regional air forces opens up several possibilities. हमें क्या करना है, ट्रेन करना है, एक्सरसाइज करनी है जो अपनी फ्रेंडली रिलेशंस हैं जिन कंट्री से इंडियन ओशन में, उनके साथ। Creating a unique hard power deterrence over South China Sea, ensuring maritime and aerial freedom in the Indian Ocean region for all, and enabling aerial access to strategically located air bases amongst friendly countries in the region. इंडियन ओशन में एंड जो एरियल एक्सेस हमें मतलब देने के लिए ये सही रहेगा स्ट्रैटेजिकली जो एयर बेसेस हैं वहाँ पे। इट ऑल्सो गिव्स India the option of exercising its soft power. ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो डिज़ास्टर रिलीफ है ना वो भी इंडियन एयरफोर्स के थ्रू पहुंचाया जा सकता है, तो ये एक सॉफ्ट पावर भी दिखाएगा भारत की। ये वाली लाइंस सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बस आपको लिखना आना चाहिए कि आप इसे कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला ओनम वेन्यू रेजेज अवेयरनेस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्नेक लाइक इंस्टॉलेशन 20,000 प्लास्टिक बॉटल्स के साथ बनाया गया है ओनम वीक सेलिब्रेशन में। आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं जब अवेयरनेस जनरेशन पे कोई क्वेश्चन आएगा, या आप जब अवेयरनेस जनरेशन पे आप कोई एक पॉइंट लिखेंगे ना उसके नीचे आप एग्जाम्पल करके लिख सकते हैं ये वाला।
कि 20,000 प्लास्टिक बॉटल से स्नेक बना के और अर्थ बना के क्या किया गया कि स्नेक इज़ ईटिंग आवर अर्थ, दिस स्नेक इज़ ईटिंग आवर अर्थ। ओके, ये आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, लॉयर्स कैन सोलमनाइज सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस इन तमिलनाडु। ये सोशोलॉजी एंड जीएस पेपर 1 की जो ट्रेंडिंग जो चेंजेस है मैरिज में, वो आप देख सकते हैं कि कैसे पहले ज़माने की मैरिजेस हुआ करती थी और क्या क्या चेंजेस देखे गए हैं जैसे जैसे इंडिया की सोसाइटी चेंज हो रही है। इन अ सिग्निफिकेंट ऑर्डर द सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि सूया मारियाथाई मैरिजेस बिटवीन 2 कंसेंटिंग एडल्ट्स, हिंदू मैरिज एक्ट को तमिलनाडु में अमेंड करके क्या बोला है उन्होंने कि सूर्य मारियाथाई मैरिजेस को मतलब कंडक्ट करवा सकते हैं। ये कौन सी मैरिजेस होती हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस। यहाँ पे क्या होता है, रेडिकली सिंप्लीफाई वेडिंग्स बाय शनिंग मैंडेटरी ब्राह्मण प्रीस्ट। जो ब्राह्मण प्रीस्ट जो प्रीस्ट के द्वारा जो पूजा पाठ करवाते हैं उनके द्वारा होती है ना, ब्राह्मण प्रीस्ट के द्वारा शादियाँ कंडक्ट करवाई जाती हैं, शादियों को सोलमनाइज्ड करवाया जाता है। उन्हें हटा के जो फायर है, जो अग्नि है, अग्नि के बिना 7 फेरों के बिना, ठीक है, वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस कंडक्ट करवा सकते हैं लॉयर्स। फ्रेंड्स रहें, रिलेटिव्स रहें और आसपास के लोग रहें, वो एक लेजिटिमेसी देंगे शादी को। ज़रूरी नहीं है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ज़रूरी मतलब कि सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस कंडक्ट करवाई जा सकती हैं जिसमें आप बिना प्रीस्ट के, बिना अग्नि फेरों के आप शादी कर सकते हैं। ये अपर कास्ट की जो डोमिनेशन होती है इसमें रिचुअल्स में, वेडिंग सेरेमनीज़ में, उसे काउंटर करने के लिए ये वाला ऐसा एक्ट लाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आपको बिना किसी बायस के आपको ये एक एग्जाम्पल लिखना है जीएस पेपर 1 में, एंड सोशोलॉजी अगर किसी को ऑप्शनल है तो कोई बायस नहीं दिखाएंगे आप इसमें, राइट। आप ये बोलेंगे कि ये देखिए चेंजेस आ रहे हैं। लॉयर्स जो नॉट एक्टिंग इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, जो प्रोफेशनल कैपेसिटी नहीं हो, कोई ऑफिस मतलब होल्ड ना किया हो, बट एक पर्सनल मतलब नोन हो कपल के, सेक्शन 7A के अंडर वो कंडक्ट करवा सकते हैं ऐसी मैरिजेस। नेक्स्ट है, फ्रांस डिसाइड्स टू बैन वेयरिंग ऑफ अबाया इन इट्स स्टेट रन स्कूल। अबाया होता है थोड़ा बुर्का टाइप होता है, बुर्का फेस कवर करता है, अबाया फेस कवर नहीं करता, ठीक है। अबाया हेड टू टो एक गाउन टाइप का कह सकते हैं वो जिसमें हेड स्कार्फ होता है, फेस कवर वो नहीं करता। ये अबाया मुस्लिम रिलीजन में है, उसको बैन करने की बात करी जा रही है। द स्ट्रिक्ट ब्रांड ऑफ सेकुलरिज्म इन फ्रांस, क्या कहते हैं इसे, लाइसाइड, एक सेंसिटिव टॉपिक है। 2004 में हेड स्कार्फ्स को बैन करवा दिया गया था। उसके बाद फुल फेस वेल्स जो एक पर्दा होता है उसे बैन करवा दिया गया था 2010 में पब्लिकली, ठीक है। ये वाला सेकुलरिज्म जो फ्रांस फॉलो करता है और इंडिया का सेकुलरिज्म से कंपेयर करने का एक क्वेश्चन आ भी चुका है PYQ में। इसमें क्या है, हमारी कंट्री में जो कर्नाटका में उडुपी में क्या हुआ था, हिजाब बैन की बात हो रही थी, उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट सा क्रिएट हो गया था रिलीजन और एजुकेशन, शिक्षा के बीच में। वो हमारी कंट्री का सेकुलरिज्म दर्शाता है कि हम पब्लिक एरियाज से जो सिंबल्स हैं हम वो नहीं हटा सकते। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात यहाँ पे अलग तरीके से देखी गई, क्योंकि वो एक सेकुलर इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे डिस्टिंक्शन बताते हैं कि फ्रांस का कैसा सेकुलरिज्म है और हमारा कैसा सेकुलरिज्म है, ठीक है। कंपेयर करना है दिस विद इंडियन सेकुलरिज्म कि कैसे फ्रांस का सेकुलरिज्म हमसे अलग है। वो लोग पब्लिक एरियाज़ में बैन करवा सकते हैं, हम लोगों में क्या है, आर्टिकल 25 प्रैक्टिस करने का राइट है।
ठीक है, प्रैक्टिस करने से हम नहीं रोक सकते, बट जहाँ पे जो स्कूली या फिर जो शैक्षिक जो संस्थान होते हैं उनकी बात आई, तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि क्या शैक्षणिक संस्थानों में बंद होना चाहिए रिलीजियस सिंबल्स? ठीक है, ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपसे। आपको एक अपना व्यू प्रेजेंट करना है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन और बायस के, कि पब्लिकली तो हम नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन है जो सारे रिलीजन्स को एक बराबर दिया है हमने, ना किसी से छीना है ना किसी को दिया है, राइट, सबको एक बराबर है वो। पर जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात आती है वहाँ पे हमें विचार करना होगा कि ये चीज़ें बच्चों में इक्वालिटी क्रिएट करेंगी या नहीं, या इनइक्वालिटी क्रिएट करेंगी। ठीक है, तो आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल। लेक्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे प्रीलिम्स एंड मेंस रिलेटेड, मैं वो आपको दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।